डजंट मैटर आप फाइनेंशियल स्टॉक्स ले रहे हो, डजंट मैटर आप प्राइवेट बैंकिंग हो, पीएसयूज हो, कंज्यूमर, हाँ थोड़ी कंज्यूमर सपोर्ट कर रही है। वैसे काफ़ी सालों पहले मैं पढ़ा था, किसी ने ट्विटर पर लिख रखा था, कंज्यूमर सेक्टर बेसिकली डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। हाँ ठीक है, बिकॉज अब ऐसा सिनेरियोज है कि हाँ हम कह सकते हैं, बट सेंसेक्स निफ्टी की ईटीएफ्स वगैरह जो होते हैं, इनमें इतना वॉल्यूम इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक एक ऑर्डर्स में 6-6 लाख ऑर्डर्स लगे हैं, वो भी 11 ऑर्डर्स 6 लाख क्वांटिटी, एंड लाइक वो भी निफ्टी बीटा, निफ्टी 20, एंड देन अनइमेजिनेबल, बिकॉज आप इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, ना ही मैंने देखा है। कोरोना टाइम में भी इतनी नहीं थी। वैसे उस समय सारे लॉन्च हुए जो भी इंडाइसेस थे, मतलब ईटीएफ्स बेस्ड थे, लाइक सेंसेक्स 20, सेंसेक्स बीटा, निफ्टी 20, ये सब उस समय इंट्रोड्यूस हुए थे, यूटीआई एएमसी ने करा था। सो इसमें इतने ऑर्डर समझ नहीं आ रहे, वो भी सेलिंग्स के लिए। सारे सेक्टर्स गिरे हैं, सबके सब गिरे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, 150, 500, सब कुछ। तो इस बेसिस पे मतलब आप मार्केट को कैसे देखें? लाइक पहले वोयल था, $120 गया, वहाँ से वापस $80 आया, $80 से फिर वापस $94 दिन में था, अभी वो $93.5 चल रहा है। तो जो तेल का खेल है टोटली बेस्ट है इस पर, क्योंकि सिंपल सी चीज़ हो, इससे हो क्या रहा है, क्रूड ऑयल महंगा होगा, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो ऑयल कंपनी लाइक ओएनजीसी, बीपीसीएल या प्राइवेट सेक्टर कंपनी है रिलायंस, ये वहाँ से बाई करेंगी। तो ऑब्वियस बात, जब महंगी प्रोडक्शन अगर बाई होगी तो ऑब्वियस बात महंगी सेलिंग होगी। अगर आपके पास अगर $120 पे पेट्रोल मिल रहा है तो 150 भी जा सकता है, बिकॉज 200 भी जा सकता है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड रेशियोज काम करते हैं वर्ल्ड में। एंड कतर से अप्रोक्सीमेटली 80-90% एलएनजी हम आयात करते हैं। तो पेट्रोल डीजल का आप हल्ला उतना नहीं सुन रहे जितना एलएनजी की हो रही है, पीएनजी की हो रही है। कारण क्या है कि कतर बेस्ट लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पड़ता है, तो चीज़ें इंपेक्ट हो रही है। स्टॉक्स सबका, ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनीज के भी देखें तो कुछ खास इंपैक्ट दिखे नहीं है। ए लेवल्स अगर आप 26,500 एंड 23,151, तो अप्रोक्सीमेटली 22,000 के लेवल्स अभी भी आसपास ही नजर आ रहे हैं लेवल्स वाइज 116। ठीक है, ईडीएफ्स बिल्कुल वैसे जैसे इंडाइसेस गिर रहे हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी सब सेम 3%, 3%, 2.5%, 2%। सो रेशियो सारे एक ही है, आप अलग नहीं कर सकते। तो क्रूड ऑयल अगर नॉर्मल नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स 18,000 कहीं दूर नहीं है, क्योंकि अब 23,000 आ चुकी है। 26,500 था तो बिलो कह रहे थे कि नहीं नहीं 1,000 पॉइंट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब वो कह रहे हैं 3,000 पॉइंट भी, ये तो छोटी चीज़ है। तो आप अगर नए हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए नया होगा, बट जो पुराना है उसे पता होगा कि 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 पॉइंट भी कुछ भी नहीं, क्योंकि कोरोना में जो जैसे गिरा था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे वैसे मार्केट गिरा। तो अभी भी वैसा ही सीन है। चूंकि क्रूड ऑयल अगर चूंकि टोटली इन्फ्लेशन मतलब एग्जिस्टेंस करेगा। अगर कोई चीज़ महंगी आ रही है, महंगी बाइंग हो रही है, तो आपको सेल भी महंगी की जाएगी, ना कि सस्ती की जाएगी। क्योंकि $96 अगर बाइंग कर रहा है तो कोशिश करेगा 150, $116 के एबव में आपको बेचे। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो सस्ती हो जाए? वैसे भारत गैस, इंडियन ऑयल और भी सारी जो गैस प्रोड्यूस मतलब जो गैस आयात करती है कंपनीज, जो लोगों में मतलब बांटती है, उनके ट्विटर्स जाकर देखो, कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी आपूर्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में कई सारे रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहे हैं? मानता हूँ, चलो ठीक है, तुमने कहा, मैं तुम्हारी बात सहमत हूँ, तुमने ट्विटर पे कहा, बट ये कंपनीज भी तो ट्विटर पे कह रही है कि हम, स्विगी जोमेटो ने भी बोला कि हम कई कुछ सर्विसेज बंद कर रहे हैं। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आपको जो दिखाई जाती है वो बस कुछ परसेंटेज वाइज होती है। अब देखो, ये अगर बाहर ऐसा चलता रहा तो सिचुएशन इतना अच्छा तो नहीं है, फिर 18,000 लेवल बिल्कुल दूर नहीं होगा। वो कहते हैं ना, बियर बेवकूफ़ नहीं, वो वाला सीन हो जाएगी। चलो एनालिसिस कर लेते थोड़ी बहुत कि क्या हो सकता है, लेवल्स क्या होगा जो बेहतर हो सकता है। क्योंकि अब तो मार्केट मंडे को ही ओपन होगा, 2 दिन तो कम से कम बाजार नहीं गिरेगा। ट्विटर पे किसी ने लिख रखा है, चलो 2 दिन की शांति तो मिली। जिस लेवल पे बाजार है 23,151 की क्लोजिंग है, 23,000 की लेवल जो होगी इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ से नीचे आएगा तो 22,800,
22,500 और 22,000। ऊपर की लेवल कह नहीं सकते। 23,500, 23,580 ये लेवल थोड़ी मतलब दिख रहे हैं कि आ सकते हैं कुछ अगर पॉजिटिव हुआ, बट होप कर सकते हो, जोड़ी नहीं वो चीज़ें आ ही जाए। ठीक है, आते हैं थोड़ी क्या गिरा क्या उठा। आईटी सेक्टर टोटली ब्लड बात है, सिर्फ एलटीडीएस को छोड़कर, वो भी 10%। क्या बात है, ऐसे मार्केट में अगर कोई स्टॉक 10% बाउंस किया बहुत है। टोटली आईटी सेक्टर क्रैश है, 3%, 4%, 5%। ठीक है, फाइनेंस के देखें, मुथूट फाइनेंस को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स गिरे। हो सकता है मुथूट फाइनेंस ने कुछ ऐसा काम किया हो जो अलग हो, आपको पता हो बताना, कमेंट करना जरूर। एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वार चल रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल को सबको नीड है, बट ये स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? 3%, 5%, डोंट मेक एनी सेंस। बिल्कुल समझ से पड़े, मुझे तो नहीं समझ में आता। कंज्यूमर स्टॉक्स सारे भागे, ऐसे कंज्यूमर इंडेक्स भी थोड़ी ऊपर है तो ठीक है। रियल एस्टेट में कुछ कंपनी थोड़ी मतलब ग्रीन है, थोड़ी रेड है, तो ठीक है, मतलब न्यूट्रल है, कुछ खास नहीं है। डिफेंसिव कंपनी ठीक है, कुछ खास इसमें भी मोमेंटम नहीं। हाँ, डेटा सेंटर की भी कंपनी भी गिरी है। डेटा सेंटर लोग कह रहे हैं इसे फ्यूचर है, मुझे नहीं पता है फ्यूचर है क्या है, बट इसके कंपनीज भी स्टॉक्स गिरे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग इंडेक्स, एचडीएफसी की मार्केट कैप इतनी बड़ी है, आईसीआईसी हो गई, एसबीआई हो गई, इनकी मार्केट कैप इतनी बड़ी है और 3%, 4% इनके लिए कुछ नहीं। एसबीआई जैसा स्टॉक अगर 4% गिर रहा है तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा साइन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एटलीस्ट 1% भी, जैसे 3.52% एसबीआई गिरा है, ऐसे स्टॉक को मूवमेंट कराने के लिए एटलीस्ट $5 to 10 बिलियन चाहिए होगा, बट ठीक है। तो प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स भी कोरोना वाला सीन में पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोरोना जैसे। अगर हम बात करें पेंट सेक्टर, लाइक चूँकि टोटली पेट्रोलियम बेस्ड है तो इम्पैक्ट यहाँ भी नहीं चाहिए, चूँकि चीज़ें महंगी होगी, ये भी महंगी बेचेंगे, इम्पैक्ट साफ साफ सेल्स एंड ग्रोथ पे दिखेगा। वार चल रहा है, डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स देखो 2% से लेके 6% तक ऐसे क्रैश के, चूँकि आपको तो इस समय इस चीज़ों की नीड है तो ये गिरने का कोई कारण समझ नहीं आता। रेलवे सेक्टर 2020 में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं रेलवेज को लेके, बट रेलवेज कंपनीज ने 2023 तक जो रिटर्न्स दिए, लाइक वो मैसिव रिटर्न्स था, 500x 1000x दिया, बट वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% क्रैश हो चुके हैं और अपने ऑल टाइम हाई से 60 to 70% नीचे हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, कोई ट्विटर पे है तो बताओ, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या सीन है इसका? उससे भी थोड़ी अलग है मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ऑयल एंड जो अडानी हो गई, अडानी ग्रीन हो, रिन्यूएबल सेक्टर ये भी गिरा हुआ है, पोर्ट्स ये भी गिरा है, कुछ समझ नहीं, सब तो गिर ही रहा है। जो पैसेंजर व्हीकल्स कंपनीज बनाती है उसका गिरने का कोई कारण, बिकॉज टोटल मोटर सेक्टर जो है सारे स्टॉक्स में उसमें ऐड है, उसमें टाटा, महिंद्रा, आइसर मोटर, फोर्स मोटर और भी कई सारी कंपनीज है, इक्विपमेंट बनाती है, वायरिंग का काम करती है, बट एक साथ सारे का गिरना कुछ समझ, बिकॉज अगर इतनी बड़ी मार्केट है, 5 लाख 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो मतलब अगर पूरे ओवरऑल 10 सेक्टर है तो 5 सेक्टर गिरे, 6 सेक्टर गिरे, समझ में आता है, बट ओवरऑल सेक्टर गिरी है थोड़ी समझ से पड़ी, बिकॉज ये सेकेंड टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम एक कोरोना में हुआ था, उसमें भी कुछ सेक्टर अलग थे, बट इस समय पे बिकॉज अगर आप नया है तो आपको नया लग सकता है, बट इस समय पे लगभग सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो बेहतर रिटर्न्स दे रहा हो, चलो ठीक है बेहतर नहीं दे रहा बट न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल भी सीन नहीं है। किसी ने थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था डाल रखा था ट्विटर पे, जो लार्सन एंड ट्यूब्रो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 1566 है, बट टुडे स्टॉक्स प्राइस 3439। मुझे नहीं पता गलत है सही है, बिकॉज मैं मैथ में कमजोर हूँ, अगर आप बेहतर हो तो उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे। भारत फोर्ज 6% गिरा है, कुछ सेंस बनता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। रियल एस्टेट बता दिया आपको। उससे भी थोड़ी अलग ये हो रही है कि जो केमिकल सेक्टर है, जो लाइक हम अमेरिका को केमिकल सप्लाई करते हैं, उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी आते हैं, यहाँ तक कि हम चाइना को भी कई सारी केमिकल सप्लाई करते हैं,
बट ये सारे स्टॉक्स गिरने का कोई ऐसा रीजन समझ में नहीं आ रहा है जो बेहतर हो। हाँ, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो थोड़ी सी ठीक है, भारतीय एयरटेल और भी कई सारी कंपनीज है, तो इनके स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करें। इंजीनियरिंग सेक्टर में कुछ खास नहीं है। इंजीनियरिंग सेक्टर थोड़े दिन पहले बहुत बेहतर लग रहा था, ट्विटर पे एक बात सी आ गई थी कि ये स्टॉक्स लो, ये स्टॉक्स लो, बट अब जो सीन है वहां से एटलीस्ट 30-35% नीचे है सारे स्टॉक्स जो इंजीनियरिंग बेस्ड थे, जो इक्विपमेंट बनाते थे, और भी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कई सारी चीज़ें लगती है, कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। मेटल सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा। थोड़े दिन, एक दिन क्या होता है कि मेटल सेक्टर 10%, 12%, 15% बाउंस करता है, सेकेंड डे 7 to 8% गिर जाता है। एनी न्यूज? नो न्यूज, बस जस्ट है मार्केट मैनिपुलेशन। निफ्टी का बता ही दिया आपको, कोई नो सपोर्ट, 77 डेज का स्टॉक्स बचा है आपके पास, अगर ऐसे ही मार्केट गिरता रहा तो उसके बाद जीरो। मुझे नहीं पता जीरो होगा या नहीं होगा। लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक देखे तो लगभग सारे गिरे हैं, कोई भी स्टॉक्स नहीं है। हाँ, स्पेसिफिक कुछ को छोड़ सकते हैं, कोई न्यूट्रल है, कोई 2%, जैसे मुथूट फाइनेंस ऐसे गिरते बाजार में भी 2.9% रिटर्न दिया, इट्स इनफ। बाकी लगभग सारे हैं, आईटी देख ले, फार्मा देख ले, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट देख ले, फाइनेंस देख ले। ऑटो सेक्टर में अतुल ऑटो ने 2.56% का रिटर्न दिया है, बट बाकी सेक्टर, इसी सेक्टर में कई सारे स्टॉक है जो 4 से 5% डाउन है, कोई समझ नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर सेक्टर बता ही दिया आपको, कुछ बेहतर काम नहीं करा। आते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो हमने बता ही दिया। डिफेंस सेक्टर ये बता ही दिया। रियलिटी सेक्टर कुछ खास नहीं। फैशन एंड डिजाइनिंग 2% से लेकर 9% तक निगेटिव रिटर्न है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट ये चीजें अच्छी तो नहीं है। कैंस टेक्नोलॉजी को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने इतना हल्ला किया कि जब से उसने स्टॉक्स को सेल करा है, उसके बाद से इस स्टॉक्स में सिर्फ सेलिंग ही हो रही है, नो बाइंग, ओनली सेलिंग। ठीक है, इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करती है, उनके भी स्टॉक्स कुछ खास नहीं किए, जैसे ग्रो तो ये तो M6 वाली हो गई, मीसोज और भी नई नई जो कंपनी लिस्टिंग हुई है अभी, कुछ खास नहीं है। बाकी ETF बेस्ड है, ठीक है। कंज्यूमर सेक्टर नॉर्मल है। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सच को तो बिल्कुल तोड़ दिया है। उसके इंडाइसेस के आप जाकर चार्ट देखो, ऐसे ब्रेकिंग आई है, ऐसे। आई थिंक क्या है, कुछ भी। रिलायंस नो, कंज्यूमर सेक्टर को छोड़ के बाकी कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जिसके रिटर्न्स कह सकते हैं ठीक है। हाँ, डिफेंसिव है। गोल्ड बाउंस करा है, सिल्वर बाउंस करा है, वो भी कुछ खास नहीं। 0.50% गोल्ड है, 0.50% सिल्वर है। कॉपर भी इतना ही है, कॉपर भी 1.5% बाउंस करा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल, अभी 93.6 चल रहे हैं, $6 पर बैरल। एक बैरल में आती है 59 लीटर ऑयल की। जो बैरल होती है उसमें एक बैरल में 59 लीटर क्रूड ऑयल आती है। बट रिटर्न बेस्ट ऐसा नहीं है जिसपे कहा जाए कि ये बेस्ट है, बिकॉज अगर ये बाहर सिनेरियो जैसे रहे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चीज़ें बेहतर हो, बिकॉज इन्फ्लेशन इससे एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि हर इकोनॉमी को चाहिए होता है सस्ती, बिकॉज बाइंग सेलिंग कैपेबिलिटीज इस पर डिपेंड होता है कि हाँ क्या बाई कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। तो अगर बाइंग महंगी होगी तो सेलिंग महंगी होगी, सेलिंग महंगी होगी, चीज़ें इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होगा। क्या आप वो बियर करने के लिए तैयार है तो ठीक है, बेस्ट है, नो डाउट। रिन्यूएबल और डेटा सेंटर जो स्टॉक्स है, इनके अच्छे परफॉर्म नहीं करने के कारण कुछ ऐसा कारण समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मार्केट गिरता है, बट इनके बेस्ट जो स्टॉक्स है इनके परफॉर्म कुछ अच्छे है नहीं। हो सकता है थोड़े दिन पहले हल्ला बहुत ट्विटर मचा था, रिन्यूएबल एंड डेटा सेंटर द बेस्ट फ्यूचर नेक्स्ट 150 ईयर्स। जो रूल बेस्ड होगा वो AI बेस्ड होगा, तो AI की चलाने के लिए डेटा चाहिए। डेटा सेंटर स्टॉक्स तो गिरे पड़े। हो सकता है आपको नॉलेज इसमें बेहतर हो, तो उम्मीद करता हूँ आप इसके रिस्पॉन्स देंगे। क्रिप्टोज के देखिए, बिटकॉइन 2.3% बाउंस करा है, इथेरियम भी 2.3% है, XRP 1.5%, सोलोना 2.3%। ठीक है, डॉलर के कंपेरिजन में रुपया जैसे गिर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, बिकॉज मैंने ऐसे रुपये गिरते हुए कभी नहीं देखा है। तो मैं ऑब्वियसली बात है, मैं इस पर चीज़ें को मैं गेस्ट लेता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता ऐसे कब गिरा है। मैं जब से देख रहा हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रुपया गिर ही रहा है। अभी 92.6 चल रहा है, कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं।
मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। रुपये गिर रहा है, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बाउंस ही कर रही है। बेशक डेटा जो भी हो, इंडिया विक्स 5.5% गिरा है। इंडिया विक्स 5.5% गिरा है, क्वेश्चन समझ में 22.65 पे चल रहा है। इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब है कि टोटली वोटिलिटी भी कन्वर्टेड होगा। सो ये अच्छा साइन तो नहीं है, बिकॉज इसमें ना बायर को कुछ मिल रहा है ना सेलर को कुछ मिल रहा है। ना प्रीमियम पुट के साइड बढ़ेंगे ना कॉल के साइड बढ़ेंगे, दोनों की एग्जीक्यूशन लेवल सेम ही होगी। और ये बड़ा जंप है। ये जंप लास्ट टाइम कब आया था, मैं अगर देखूँ डेटाबेस देखो इंडिया विक्स, हम इसे देखते हैं मंथली बेस्ड पे, ठीक है। जब कोरोना आई थी उस टाइम इंडिया विक्स 90 चला गया था, 87.45 एंड टुडे 22.65। सो जब इलेक्शन रिसेंट में इलेक्शन हुई थी उस समय भी सेम ही लेवल से, बस थोड़ी सी से आई थिंक 5 to 10% नीचे है, बट लेवल सेम ही है। तो कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, बट ठीक है। इंडिया विक्स में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। इंडाइसेज बता दिया आपको, निफ्टी लेवल्स जब तक नहीं तोड़ते किसी भी साइड जाने का चांसेज है। बाकी सभी वीडियो मैं संडे वाले दिन डालूंगा, बट ये वीडियो जस्ट मार्केट क्लोजिंग टाइम की है। सारे गिरे हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी मिड 100, बैंक एक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी कमोडिटी, नो कमोडिटी तो ठीक है, निफ्टी मिड के 50, सब क्या बताऊँ। अब अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी ने ट्विटर पर डाला था, 1 लाख करोड़ के साथ पराग पारिक जो फंड है वो वेट कर रहा है कि बाइंग, एंड लोग उसके पीछे जा रहे हैं। हाँ, ये अच्छा हो सकता है। कई सारे म्यूचुअल फंड भी कैश में बैठे हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, बिकॉज एफआईआई रोज सेल कर रहा है। अभी तक 92,000 करोड़ उसने 2026 में सेल कर चुका है एफआईआई। हर वीक 4-5,000, 10,000, 20,000 करोड़ बेच ही रहा है। खरीद कौन रहा है? डीआईआई। तो इतनी बड़ी सेलिंग जो हो रही है, और ये जब से हो रही है, जब से अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है एलटीसीजी एसटीसीजी लॉस को मैनेज करो डेक्स, है ना। ये अलग है, फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रही होगी, बिकॉज एलटीसीजी एसटीसीजी जब से आई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसके बाद ही मार्केट गिरना शुरू हुआ। अगर आप देखें मार्केट के लेवल्स, लास्ट टाइम हाई लगाया था 26,363, ठीक है, यही लेवल्स है। 25 दिसंबर में लगाया, 7 जनवरी को लगाया, एंड 4 फरवरी को लगाया। ये लेवल्स अप्रोक्सीमेटली सेम ही थे। हाँ, लास्ट टाइम जब हाई लगाया था उस टाइम प्रीमियम एजुकेशन अलग था, बट अब सीन अलग है। और इससे पहले जो हाई लगाया था वो 24 की सितंबर में थी, सॉरी अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर की मिड में थी दोनों। तो मार्केट 2 सालों से 2.5 सालों से एक ही लेवल पे है, और उसमें इन्होंने ला दिया एलटीसीजी एसटीसीजी। चार्ट स्ट्रक्चर डेली वाइज, वीकली वाइज एंड मंथली बेसिस पे देखो तो टोटली मतलब समझ से पड़े है कि क्या देखो इसमें क्या बेहतर हो सकता है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। 21 लेवल समझ में आ रहा है, 21,000 ठीक है। मेरी जो एनालिसिस थी, जो मेरी समझ थी, मैंने बता दिया। अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, बिकॉज पैसा आपका है, डिपेंडेंसी आपकी है। आप जहाँ भी पैसा लगाए सोच समझ कर लगाए, किसी कहने पर मत लगाए। अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उससे मिले, अगर वो नहीं है तो आप एनालिसिस करें, चीज़ों को पढ़े, उसके बारे में जाने, उसके बाद ही मार्केट में आए। बिना जाने सोचे समझे अगर आप पैसा लगाते हो तो चांसेस है वेरी है कि पैसा गंवाने वाले हो। सेफ इन्वेस्टर हो, पैसा ही करता हूँ। ट्विटर पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो स्टार्टिंग तिवारी, बिकॉज इमीडिएटली अपडेट करता हूँ ग्लोबल मार्केट, जियो पॉलिटिक्स एंड ऐसी न्यूज़ जो शायद मुझे लगता है कि आपको पहले मिलनी चाहिए एज ए ट्रेडर। सो मैं होप करता हूँ आपको बेहतर लगे। थैंक यू सो मच। फॉलो जरूर कर लेना, अच्छी न्यूज़ मिलेगी। थैंक यू।